ब्लर हो रहा है। सही हो जाएगा, अपनी जगह बना जाएगा। अबे काला शर्ट टीचर नेता बोलने लगी वगैरह। हाँ देख यार बड़ी क्लियरिटी रेसिडेंस देश ला रहा हूँ एंड टैक्स जान कीजिएगा मोबाइल लेक्चर की जान बोल लायबिलिटी, ठीक है। नहीं सही लिखो दे चलो बात करने का शुरू करो। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे बताओगे? निवासी और कर भार निवासी एवं कर भार। हाँ चलो कर भार कहाँ निकल गए यानी कर का दायित्व, कर का भार, ठीक है ना। हेलो तो रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, तो रेसिडेंस किसे कहते हैं, टैक्स लायबिलिटी उसकी कैसे निकल के आएगी? दो टॉपिक हो गए इसमें। कितने टॉपिक हो गए? दो सबसे पहले हमको जानना है कि रेसिडेंस कहते किसको है। निवासी जब ये जान जाएंगे तब उसके बाद टैक्स लायबिलिटी जानेंगे, वो टैक्स देना ही नहीं देना है। तो इस चैप्टर के पहले समझ जाओ, एक चीज जान लो, अभी से याद रख लो कि टैक्स सिटीजनशिप के ऊपर नहीं लगाया जाता है, यस सर नागरिकता के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ध्यान सुना एक बात, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन निवासी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन निवासी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को इनकम टैक्स जब पढ़ रहे हैं, रेसिडेंट स्टेटस पढ़ रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो उसका जो निर्धारण किया जाता है उसको हम लोग निर्धारित कैसे करते हैं? उसके रेसिडेंटल स्टेटस के ऊपर। किस पर? रेसिडेंटल स्टेटस पर। उसकी निवासी स्थिति क्या है, वो भारत का निवासी है कि नहीं है, ये जानना है। भारत का नागरिक है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, वो भारत का निवासी है या नहीं है। भारत का अगर निवासी होगा टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अगर अनिवासी होगा तो उसके लिए क्या रूल होंगे, ये जानना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग को जो जानना होगा, इसमें सबसे पहले जानना है रेसिडेंस। अब रेसिडेंस जो हो गए किस तरह के हो गए? दो तरह के। एक को तो हम लोग बोलेंगे रेसिडेंस ही कह सकते हैं इसको, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? निवासी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिवासी। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, कौन कौन था? रेसिडेंस को और टैक्स लायबिलिटी को। अगर हम जान जाएंगे रेसिडेंस किसको कहते हैं तो फिर आराम से टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यही नहीं जानेंगे कि निवासी है कि नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं रेसिडेंस ऑफ एसएससी, करदाता का निवासी स्थिति। सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। किसमें? सेक्शन 5 में। तो अब देखते हैं पहले इसमें क्या बताया गया है सेक्शन 5 में। Correct the scope of the total income of an SSC along with his residential status is determined with reference to his residence in India in the previous year. Residence and citizenship are two different aspects. The incidence of tax has nothing to do not citizenship. इसमें बताया गया इस सारी चीजें जो भी मैंने बताया तुम लोगों को कि जो भी करदाता होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? निवासी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। उसका नागरिकता से और निवासी स्थिति कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग टॉपिक है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक अलग से एक्ट है कि कौन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, किसको इंडिया सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसके लिए बकायदा एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और हम लोग बात कर रहे हैं किसको? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। तो इसमें नागरिकता का कोई मतलब नहीं है। कोई नागरिक, हमने बताया ना कि नागरिक हो सकता है लेकिन हो सकता है वो निवासी न हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो नागरिक नहीं है भारत का लेकिन निवासी हो। तो हम लोग निवासी के डेफिनेशन पढ़ेंगे, निवासी कहते हैं किसको, ठीक है। तो निवासी, अब यहाँ पर दे रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंस। अब यहाँ पर प्रकार दिया हुआ है सेक्शन 6 में तुम लोगों को कि कितने प्रकार के रेसिडेंस माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया यहाँ पर कि पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया पॉपुलरली नोन एज द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कर है कि एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग मानते हैं जो रेसिडेंट है। तो इस तरह से रेसिडेंट को एक डाला, क्या डाला उसने? ऑर्डिनरीली
रेसिडेंट, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ठीक है ना। एक ये हो गया। अब दूसरा क्या आता है, पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। एक हो गया यहाँ पर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और साधारण निवासी। इसका मतलब ये निकल गया है आपका साधारण निवासी, सामान्य निवासी, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, असाधारण। असाधारण, ये रहे साधारण निवासी और असाधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक तो नॉन रेसिडेंट आई गया, उसमें लिखा भी वही चीज है कि पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट, कौन रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट कौन है। तो ये जो टॉपिक बताया गया है, ये रेसिडेंट का टॉपिक किसमें है, सेक्शन 6 में इसको बताया गया है। सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया कि रेसिडेंट किसको कहते हैं। और साफ साफ सेक्शन 5 में बता चुका है कि यहाँ पर सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो रेसिडेंट किसको कहते हैं, तो रेसिडेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, रेसिडेंट किसको कहते हैं। तो रेसिडेंट या निवासी किसको कहा गया है, अभी उसकी बात की बात है। तो रेसिडेंट बताया कि नॉर्मल तरह से रेसिडेंट जो माना जाता है दो तरह के हो गए, अगर वो भारत का है और नॉर्मल तरह से अगर माना जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डिनरी होगा या तो नॉन ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी होगा और नॉन ऑर्डिनरी होगा, या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब जो आगे बताया गया यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट करके, फिर इसको भी लिखा है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए। देखो अब पर्सन कितने प्रकार के बताए गए थे सेक्शन 231 के हिसाब से, पर्सन व्यक्ति 7 प्रकार तुम बताया गया था, ठीक है ना। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनजीओज एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये 7-8 प्रकार तुम लोगों को बताया गया पर्सन व्यक्ति, इन्हीं से टच रहता है। तो इसमें किसके लिए रेसिडेंट की बात होगी, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये मान के चलो मुझे पढ़ाने जा रहा हूँ इस टाइम इंडिविजुअल, एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इन लोगों की बात करने जा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी एचयूएफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ये इंडिविजुअल और एचयूएफ बिल्कुल सेम ही मान के चलना, ठीक है ना, 99% सेम ही रहेगा। तो इंडिविजुअल अगर होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए कंडीशन बताई गई है। देखो 2 तरह की कंडीशन होती है रेसिडेंट बनने के लिए, इसका मतलब 2 कंडीशन बताई गई, बेसिक कंडीशन है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरा कर देगा तो रेसिडेंट है। अब दोनों पूरा नहीं करता है, दोनों में से कोई एक पूरा नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बेसिक कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो मैं लिखने वाला हूँ इस टाइम बेसिक कंडीशन, यहाँ पर लिखता हूँ बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। 2 बेसिक कंडीशन है, 2 कंडीशन में से कोई अगर एक कंडीशन पूरी कर देगा, कोई एक शर्त पूरा कर देगा तो समझ आना कि वो रेजिडेंट है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी कर देगा तो ये माना जाएगा कि वो रेजिडेंट है, और दोनों में से कोई पूरी नहीं करता है तो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट, खत्म बात। तो सबसे पहले बुझाना है कि निवासी किसको कहते हैं, बाद में आएगा साधारण है कि असाधारण है, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन क्या क्या है, बुझाता है क्या, 182 दिन पूरा करना चाहिए, यानी कि वो कह सकते हो एक तरह से कि 182 भारत में रहना चाहिए, डेज इन इंडिया, इंडिया में रहो कितने दिन, 182 दिन। किसमें, इन प्रीवियस ईयर, किसमें, इन प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर जानते हैं किसको कहते हैं, जिस साल की इनकम पर टैक्स लगाना है उसी साल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो जिस साल की इनकम टैक्स उस साल के आदमी के रेसिडेंटल स्टेटस को देखकर चेक किया जाएगा कि वो रेजिडेंट था या नहीं था। तो प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट था कि नहीं था, यानी जिस साल की इनकम पर टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है उसकी, उस साल देखा जाएगा कि वो रेजिडेंट था कि नॉन रेजिडेंट था। तो रेजिडेंट था तो प्रीवियस ईयर देखा जाएगा कि कम से कम कितने दिन रहा हो प्रीवियस ईयर में, 182 दिन भारत में था कि नहीं था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी इसमें, कम से कम एक साल में 60 दिन, 60 डेज, ये 4 साल में मिलाकर 30% प्रीवियस ईयर एंड
प्रीसीडिंग, क्या बोलते हैं हम लोग है, प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज, कितने थे, यही देखना है इसको। मैं लिखता हूँ इसको शॉर्ट टर्म में 60 प्लस 365, ठीक है ना। बता रहे हैं 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग 35 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। क्या लिखा हूँ, 4, ये नंबर देखना, 4 ईयर्स। समझो, पहली कंडीशन समझ में आ गई सबको कि प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रहा वो, 182 दिन का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 182 दिन अगर रहा है तो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर उस कंडीशन पूरी नहीं किया तो प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रहा हो, 60 दिन, और प्लस पिछले 4 साल में, यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीसीडिंग 4 ईयर में कितने दिन, पिछले प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितने दिन, 365 दिन। 4 साल में कितने दिन, 365 दिन भारत में रहा हो, तब माना जाएगा। इसका मतलब अभी हम लोगों का जो असेसमेंट ईयर जो चल रहा है 22-23 चल रहा है, 22-23, ये हमारा ये असेसमेंट ईयर है। किस साल का टैक्स लग रहा है इसमें, 21 और 22 का। ये हमारा क्या है, ये प्रीवियस ईयर है। इसके पिछले 4 साल, इसका मतलब इसमें कितना दिन, 60 दिन होना चाहिए कम से कम। इसके पिछले 4 साल में तो कौन कौन, 20, 21, 19, 20, 19, 20, 18, 19, 18, 19, 17 और 18, इन चारों को मिला करके 365 दिन। इसको लेकर ना सर प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 दिन, अब प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितने दिन, 365 दिन। इसको लेके नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर में कितना दिन आना चाहिए, 60 दिन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले जिस साल की बात हो रही है इनकम टैक्स लगाने के बाद, उस साल में वो 60 दिन, अगर एक पहले तो यही 182 दिन नहीं था, मांग चले नहीं था, फिर चेक किया गया, पता चला कि 90 दिन निकल गया। फिर प्रीसीडिंग 4 ईयर तक देखे तो 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, पूरे 4 साल यहीं पे था इंडिया में, बाहर गए कभी गया ही नहीं था। तो इसका मतलब अगर 182 दिन की कंडीशन पूरी नहीं किया है तो उसने दूसरी जो कंडीशन थी उसमें से एक पूरी कर ली ना, 100 दिन फिर प्रीवियस ईयर में। यानी हो सकता है कि मान के चलो कि वो एक तरह से ऐसे समझो कि वो दिसंबर में चला गया, 31 दिसंबर में चला गया यहाँ से फॉरेन कंट्री में पिकअप करने के लिए, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितने दिन हो गए, लगभग 90 दिन तो हो ही गए, 60 दिन ऊपर तो हो ही गया। तो 60 दिन प्रीवियस ईयर में रह लिया और उसके पहले 4 साल तो यहीं पे था, कभी गया ही नहीं, पहली बार तो गया है बाहर जॉब करने के लिए। तो पिछले 4 साल में कितने दिन होना चाहिए, 365 दिन। चलो ठीक है, मान लिया। अब 2 साल बाद वापस आया, 2 साल बाद आया, 45 दिन छुट्टी लेकर गया, फिर चला गया। तो पिछले साल में तो पहली बात है कि 182 दिन में नहीं था, 2 साल बाद आ रहे तो पिछले साल एक दिन में नहीं आया इंडिया में, तो 0 डेज हो गया। तो ना तो उसने 182 दिन की कंडीशन पूरी किया, ना 160 दिन की कंडीशन पूरी किया, तो क्या माना जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट हो गया वो। क्लियर। उसके बाद फिर अगले साल भी मैं मानता हूँ कि अगले साल भी वो 0 दिन था, क्योंकि आया 2 साल गुजार करके तीसरे साल में आया, तो आया उसके बाद तभी वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं था, 60 दिन नहीं था। हाँ, ये मानता हूँ कि उसके पहले 4 साल में उठा 365 रहा होगा, 700 दिन रहा होगा, 800 दिन रहा होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या 60 दिन था, क्या आया ही नहीं था यहाँ पर इंडिया में पूरे साल भर तक, 0 डेज। तब भी 182 की कंडीशन नहीं पूरा किया, 60 डेज की कंडीशन नहीं पूरा किया। हाँ, ये पूरी कर रहा होगा 365 वाली कि पिछले 4 साल में, तो ये तो 1000 दिन रहा होगा, तो उसका देखना ही नहीं। दोनों कंडीशन साथ होना चाहिए, 60 प्लस 365, तभी माना जाएगा रेजिडेंट है। अब फिर तीसरे साल आया, 45 दिन रहा, फिर चला गया, तो फिर तीसरे साल चौथे साल फिर वहीं पे रहा, तो फिर तीसरे साल निकाल जाएगा। 182 दिन था, नहीं था, चलो दूसरी कंडीशन देखो, 60 दिन था, नहीं 45 दिन था, तो फिर कोई मतलब ही नहीं इसका रह जाएगा 365 का, क्योंकि दोनों का साथ होना जरूरी है। और अगर ये मान लेता हूँ कि 365 चलो था उसके पहले, ये पूरा नहीं हो रहा है, 45 दिन था, 45 दिन था, जब कितना होना चाहिए मिनिमम 60। इसका मतलब दोनों कंडीशन जो है ये एक साथ होनी चाहिए इसमें, 60 की और 365 की। प्रीवियस ईयर में 365 क्या नाम, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितना, 365 दिन इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो इसका 2 बेसिक कंडीशन बताएगी। पहली कंडीशन जो बताएगी है रेजिडेंशियल स्टेटस की कि 182 दिन भारत में रहा हो, अगर 182 दिन नहीं रहा हो 60 प्लस 365 रहा हो। अब 60 का मतलब प्रीवियस ईयर में 60 और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितना, 365 दिन मिला के टोटल रहा हो।
तो उसको क्या माना जाएगा, निवासी माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। इसका मतलब कोई अगर व्यक्ति इस इन बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं करता होगा तो क्या कहलाएगा, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। बेसिक कंडीशन को कोई पूरा नहीं करेगा तो क्या बोलेगा। चलो अब समझ में आ गई कि हमको रेसिडेंट किसको कहते हैं और नॉन रेसिडेंट किसको कहते हैं। जब रेसिडेंट जान चुके तो अब रेसिडेंट की भी जो डेफिनेशन दी गई है उसको दो हिस्सों में और बांट दिया गया है। किसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इनको किसको कहते हैं तो उसके लिए फिर एक कंडीशन बताई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। इसका मतलब जब ये पता चल गया कि चलो ठीक है वो हमारा रेसिडेंट माना गया, उस कैटेगरी में आ गया है, तो फिर उसके बाद कुछ कंडीशन डाली गई है, दो कंडीशन और डाली गई है कि अगर उन कंडीशन को पूरा कर देगा तो ये माना जाएगा कि रेसिडेंट है। अगर इन दोनों कंडीशन पूरा नहीं किया तो फिर क्या माना जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अलग से डेफिनेशन है। इसका मतलब जो एडिशनल कंडीशन को पूरा करेगा वो क्या कराएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जो बेसिक एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं करेगा वो क्या करेगा, नॉन ऑर्डिनरी। इसका मतलब इस कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन इसमें जो आगे एडिशनल कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। उसमें क्या था, उसमें कोई एक कंडीशन पूरी करनी है, या तो 182 वाली या 60+3 वाली, तो ये कंडीशन पूरी कर दो तो रेसिडेंट माने जाओगे। लेकिन इसमें ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी बनने के लिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, दोनों कंडीशन, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन क्या है, तो बुक के लैंग्वेज दिखाते तुम लोगों को। यार इसमें है कि नहीं है, नहीं है। देखो लिखा है इसमें तुम लोगों का जो कंडीशन लिखा हुआ है, he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous years. This is the relevant previous year. देखो मैं अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ इसको, टू टाइम्स रेसिडेंट, क्या 2 टाइम्स रेसिडेंट in preceding 10 years। पिछले 10 सालों में कम से कम कितनी बार वो 2 मरतबा निवासी रहा, रेजिडेंट रहा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन बताया गया इसमें, he has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous year preceding the previous year। यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर 730 days in previous, नहीं preceding, ये देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है कम से कम 2 मरतबा, तो पिछले 10 सालों में प्रीसीडिंग 10 साल, 10 ईयर्स पिछले साल हो गए, पिछले 10 सालों में कम से कम जो है 2 मरतबा क्या रहा, वो रेजिडेंट रहा, या तो पिछले 7 सालों में वो कम से कम कितने दिन रहा हो, 730 दिन। तो कहोगे कि 2 मरतबा का मतलब तो ऐसे ही हो रहा है, 730 दिन, 365। तो यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ पर 730 दिन 2 बार में रहा हो, यहाँ पर 730 दिन पिछले 7 साल में रहा हो, कोई फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं है इसमें, फर्क है क्यों, कैसे 365 प्लस 60 वाला रहेगा, 2 ईयर मतलब 2 साल रहा होगा, 2 वर्ष मतलब कि लिखा हुआ है सर जी, 2 वर्ष भारत में निवासी क्या हो, 2 मरतबा निवासी हो, निवासी की कोई जरूरत थोड़ी 365 ही रहा हो, 180 दिन रह सकता हूँ, 190 दिन रहा होगा, या तो ये कंडीशन पूरा किया होगा, 60+365 वाली कंडीशन पूरा किया होगा, तो वो तो निवासी हो गया, 200 दिन में रह जाओगे तभी तो निवासी माने जाओगे। लेकिन आप पिछले 7 साल में कितने दिन रहना चाहिए आपका, 730 दिन रहना सर इसमें लिखा हुआ है 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा, 2 वर्ष भारत, 2 साल, तो 2 साल, हाँ तो 2 साल नहीं हो गया, अगर 2 टाइम्स लिखा हूँ तो ईयर लिखना है, एक साल में कितनी बार रेजिडेंट होते हैं, एक साल में एक ही बार होते हैं, तो 2 टाइम्स मतलब 2 साल नहीं होंगे, तो दूसरी बार तो लिखा है, उसी को आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ तुमको समझाने के लिए, 2 टाइम्स इन प्रीवियस 10 ईयर्स में क्या रहा हूँ, 2 मरतबा रहा हो, ठीक है।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 मरतबा पिछले 10 साल में रेसिडेंट रहना चाहिए। 2 साल ही रहना है तो ऑटोमेटिक 2 साल हो ही जाएगा, उसमें कौन सी डाउट की बात है, क्योंकि हर साल रेसिडेंट कितने साल का होगा, 1 ही साल का होता है। 2 मरतबा कितने साल में रहेगा, 1 ही साल में 2 मरतबा हो जाएगा। पिछले 10 सालों में 2 मरतबा रहा, लगातार 2 मरतबा नहीं चाहिए, पिछले 10 साल में 2 मरतबा, चाहे पहले दूसरा साल हो चाहे 5वां 8वां साल हो, उससे कोई बहस नहीं है। रेसिडेंट और 2 मरतबा पिछले कितने साल में, 10 साल में 2 मरतबा रहा। अब उसके बाद फिर क्या कंडीशन लगाएंगे, प्रीसीडिंग जो 7 ईयर्स है उस 7 ईयर में कुल मिला करके 7 ईयर में कितना होना चाहिए, 730 दिन रहना चाहिए। तो दोनों कंडीशन वो पूरी कर रहा है, कौन, वही जो लिखे हैं, कैसे पूरी कर रहा है देख लीजिए आप ही। बताओ ना। और वो पकड़ जो ऊपर वाली पहली कंडीशन है उसमें देख लीजिए लगातार 4 साल तक रहा है 365 दिन। तो प्रीसीडिंग में हैं ये 2 टाइम्स कहाँ रहा है, उसमें भी तो 1 ही साल बताया गया है। 365 अभी आगे जब वो असिस्टेंट ईयर जो चलेगा वहां पर, अभी असिस्टेंट ईयर क्या है 22-23, अब अगला जो असिस्टेंट ईयर आएगा हम लोग क्या आएगा 23-24, जब उसमें जाओ तो रेसिडेंट रहेगा ही नहीं वो 182 भी नहीं रहा, 60 + 365 भी नहीं रहा, तो रेसिडेंट आया ही नहीं, तो नॉन रेसिडेंट बन गया, इस कैटेगरी में आया ही नहीं। इस कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर कोई 1 साल वहां पर रह गया तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, पहले साल को रेसिडेंट रह सकता है कि 90 दिन रहा है यहाँ पर, जनवरी फरवरी मार्च बाहर रहा है, बाकी 90 दिन तो ऊपर तो यहीं पर रहा है कुल। सर उसमें कोई बेसिक कंडीशन में कोई एक कंडीशन रहेगी तो इसमें आ जाएगा ना, इसमें हाँ तो सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें वो पूरी हो रही है, हाँ, 23 से 60 दिन हाँ। फिर 4 साल में हो रही है, फिर इसमें आ गया तो फिर वो 2 टाइम्स रेजिडेंट फिर नहीं हो पाएगा। तो काहे रह जाएगा, हो जाएगा पहली बार में। देखो जब इस केस के हिसाब से चल रहे हो तो इसमें देखो पिछले 2 बार रेसिडेंट रहा ही नहीं रहा है, अरे पिछले साल भी रहा है वो रेसिडेंट 182 दिन पर था, उसके पहले कभी गया ही नहीं था, वो 365 दिन पूरा था यहाँ पर, 2 मरतबा रेसिडेंट हो गया नहीं हो गया, वही ना तो 10 सालों में 2 मरतबा रेसिडेंट हो गया। अब पिछले 7 साल की बात करो कभी गया ही नहीं है, तो 365 दिन तो यही गुजरा है इंडिया ही में, तो मल्टीप्लाई कर 365 7 तो 7 तरीके कई लगभग 24-25 दिन रही यही पे रहा है, और हमको कितना चाहिए 730 दिन बस प्रीसीडिंग 7 ईयर से, ठीक है ना। तो पहले साल में तुम्हारी कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन अगले साल पहली बात है कि वो रेसिडेंट माने नहीं जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि वो ना तो 182 दिन कंडीशन पूरी करेगा और नहीं प्लस 60 + 365 नहीं कर पाएगा। अगले साल ना, हाँ अगले साल का 60 तो कर लेगा लेकिन 365 नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पिछले 10 सालों में 2 मरतबा चाहिए, तो पिछले 10 सालों में क्या पहली बार गया है तो तब से तो 10 साल से 8 मरतबा तो रेसिडेंट ही था, 9 मरतबा रेसिडेंट किसको करते ही हैं जो 182 दिन रहा हो पिछले साल में, तो हर साल तो था, इसी साल तो गया है बाहर, तो चलो इस बार अगर नहीं कैटेगरी में आया तो पिछले 10 साल तो रही रहा है ना इंडिया में ना, 182 रहा ही है। तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि 2 मरतबा रहा हो तो 2 ही मरतबा रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स या 2 ईयर्स लिखा हुआ है इसमें, कम 2 से साल कम 2 साल रहा हो, बाकी तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो अभी कोई अगर बाहर जाएगा शुरुआत में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तो भारत ही में उतने दिन से था, तो हर साल तो निवासी था, हर साल निवासी था, तो पिछले 10 साल में 9 मरतबा निवासी था वो, तो इसमें तो कम से कम 2 मरतबा चाहिए, तब तो पार हो ही गए हो, ये भी पूरा कर रहे हो ये भी पूरा कर रहे हो, पिछले 7 साल में 730 दिन क्या 2500 दिन रहे हो, ठीक है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये रखना है कि 2 कंडीशन बताई गई है, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या बताई गई, बेसिक कंडीशन ये बताई गई है कि अगर कोई रेसिडेंट है तो उसमें से 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि बेसिक क्या कहते हैं रेसिडेंट माना जाएगा। क्या कंडीशन, 182 दिन भारत में रहा हो प्रीवियस ईयर में, या तो 60 + 365 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितने दिन 365 दिन भारत में रहेगा तो माना जाएगा निवासी है, और अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता तो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब रेसिडेंट बन गया वो तो फिर से 2 कैटेगरी आ गई, एक ऑर्डिनरी की और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी की। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसके लिए फिर 2 कंडीशन बताई गई है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 10 साल के अंदर 2 मरतबा क्या रहा हो रेसिडेंट रहा हो, और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा होगा। दोनों कंडीशन पूरा करेगा तो मान चलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो अब जो टैक्स लायबिलिटी की बात जब करेंगे ना हम लोग, तो ऑर्डिनरी के लिए अलग है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए अलग है, और नॉन रेसिडेंट के लिए अलग है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो मेरे नोट करो,
तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं।